तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास बेसिकली अगर हम बात करें MSW BSW के साथ साथ UGC नेट के बच्चे भी इस टॉपिक पर ध्यान देंगे, MP सेट के भी बच्चे और MPPSC के भी स्टूडेंट इस पर जो है फोकस करेंगे। कॉमन टॉपिक है ये, हम सबसे पेपर में कई बार एग्ज़ाम में जो है पूछा भी जाता है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अगर MSW पढ़ा होगा तो उसमें एक बुक आता है, एक सब्जेक्ट कोड है, वो MSW02 करके आता है। उस जी किताब सर। की अगर हम बात करें तो उसका नाम है व्यावसायिक समाज कार्य, है ना। उसमें कहा गया है भारतीय परिपेक्ष, है ना। तो हमें जो है यहाँ पे इंडिया के दृष्टिकोण से देखना है, इंडियन पर्सपेक्टिव के आधार पे देखना है कि प्रोफेशनल सोशल वर्क क्या है। तो उसके अंतर्गत कई लेशन है, कई चैप्टर हैं। मैं आपसे आज जो है पहले चैप्टर पर जिक्र कर रहा हूँ। समाज कार्य का इतिहास है वो, जो रिलेट कराता है राज्य की पहल पर। पहल यानी पहले, देखो पहले का मतलब ये नहीं है बिफोर वाला पहले है, ये किसी चीज़ को स्टार्ट करने वाली पहल है, शुरुआत करने वाली की बात करता है, राज्य की पहल, है ना। इस चीज़ को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। तो आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखें, मैंने केवल पॉइंट्स नोट किया है, मेन जो पॉइंट्स है उनको आप ध्यान रखेंगे, सभी लोग क्रम में पढ़िएगा। तो जैसे पहली पॉइंट उसमें दिया गया है कि प्राचीन भारतीय में या भारत में स्थानीय शासकों का, राजा रानी, जमींदारों, ये इनके द्वारा जो है पहल हुई थी। जो समाज कार्य स्टार्ट हुआ था, अगर हम इतिहास की बात कर रहे हैं यहाँ पे भारत में समाज कार्य का, तो इतिहास काफ़ी पुराना है। हालांकि समाज कार्य का जो व्यवसाय के रूप में एक्सेप्ट किया गया, तो वह एक प्रकार से विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो पश्चिमी देशों को जाता है ना। तो हमें उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू में देखना है कि प्राचीन भारत में जो स्थानीय शासक थे, उन्होंने राजा रानी या जमींदारों के द्वारा पहल हुई थी समाज कार्य का, ठीक है। तो उस समय धर्मनिरपेक्षता, मानवता, कल्याणवाद और बुद्धिवाद, तर्कणावाद, उदारवादी लोग जो है उपयोगितावाद इत्यादि के माध्यम से जो है समाज कल्याण का कार्य जो है किया गया था। अब आप लोगों से यहाँ जो है बड़े प्रश्न में नहीं आते हैं, डिस्क्रिप्टिव में अगर आप MSW कर रहे हैं तो MSW में ये बड़े लेवल पे लिखने के लिए नहीं आता, आपको छोटा में आता है, 50 वर्ड, 100 वर्ड, 150 वर्ड में लिखने के लिए आता है एक टॉपिक पर, है ना। फिर भी आप लोगों को ये चीज़ें पता होना चाहिए कि पहले समय में किस तरीके से समाज कार्य का विकास हुआ था। तो इस भारतीय इतिहास में शासक, जमींदार, विदेशी विजेताओं ने जो जन कल्याण के लिए अनेक सुधार और कार्य किया है, उनको हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। संवैधानिक प्रावधान भी देखेंगे जो समाज कार्य को दर्शाता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में तो है, समाज कार्य सेवा, दान, सुधार, कल्याण आदि के जो कार्य शुरू किया गया था, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे सामने यहाँ पर मेंशन किया गया, पूर्व वैदिक काल। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ पूर्व वैदिक काल के बारे में। और पूर्व वैदिक काल के प्रारंभ से ही भारतीय परंपरा में नैतिक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने एक शब्द नोट किया, बताया आपको, नैतिक, ठीक है। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को महत्व दिया जा रहा था। नैतिकता को ध्यान दिया जा रहा था और आध्यात्मिक को भी यहाँ पर उसके जो आध्यात्मिक मूल्य थे उस पर जो है ये बल दिया जाता था। ये पूर्व वैदिक काल का समय था, है ना। ये मैं बात कर रहा हूँ प्राचीन भारत में, ठीक है, स्थानीय शासकों में, राजा रानी जमींदारों द्वारा जो पहल हुई थी उसमें। तो भारतीय समाज में प्रारंभ से ही मानव विकास और उसके कल्याण की जो भावनाएं थी उनमें निहित थी पूर्व वैदिक काल में ही, है ना। तो समाज सेवा की जो भावना थी वो जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से जो है दिखाई भी देता था, है ना। और उसी भावना के कारण ही व्यक्ति और समूह समाज कार्य को प्रेरित या उसी के प्रति जो है वो प्रेरित हुआ था। तो यहाँ आपको क्या एक बात समझ में आई, आपको केवल इतना समझना है कि वैदिक काल के प्रारंभ से ही भारतीय परंपरा में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का बड़ा महत्व रहा था, पहली बात। दूसरी बात आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि समाज सेवा की भावना जीवन के भिन्न क्षेत्रों में
भिन्न भिन्न तरीके से होगा, अलग अलग तरीके से होगा। और यही भावना के कारण व्यक्ति और समूह समाज कार्य के प्रति मोटिवेट हुआ या प्रेरित हुआ। तो यूरोप और यूनान में खोज हो रहे थे और यह क्रम जो रहा वो भारत में जारी था। और एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें पर्यावरण और मानव जाति के संबंधों को सदा महत्व दिया गया था पूर्व वैदिक काल में। किस चीज को? मानव, ठीक है, मानव जाति और पर्यावरण, ठीक है, इनके संबंधों का जो है सदा महत्व रहा है ये पूर्व वैदिक काल में। आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी पॉइंट, देखिए ये कीवर्ड्स केवल 2-3 लाइन का होता है, बट इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष। देखिए, अगर जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हड़प्पा एक स्थल, मोहनजोदड़ो एक स्थल, तो वहाँ पे जो भौगोलिक अवस्थिति होती थी, जैसे हड़प्पा की अगर बात करें, आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर इतिहास तो रावी नदी है ना, और माउंट गोमरी एक नदी है ना पाकिस्तान में। तो ये एक भौगोलिक स्थिति कहाँ, हड़प्पा, अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करता है या मैं आपसे हड़प्पा स्थल की बात करता हूँ, तो भौगोलिक अवस्थिति कहाँ मिलती है उसकी? पाकिस्तान। यहाँ तक कि मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करता हूँ तो सिंधु नदी और एक लरकाना है नदी, वो भी कहाँ? पाकिस्तान। और इस हड़प्पा की अगर खोज के बारे में बात करते हैं तो दयाराम साहनी का नाम आता है। दयाराम साहनी का नाम आता है ना, दयाराम साहनी। और ये 1921 में आता है, इन्होंने 1921 में खोज किया था। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं अगर हम, तो राख लद्दाख का नाम आता है। राख जो है लद्दाख बनर्जी का नाम आता है, बनर्जी का नाम आता है, सन 1922। तो ये 2 बात यहाँ पर आपको क्लियर हुआ। अब आपको बता दूं फिर प्राप्त साक्ष्य क्या हुए थे हड़प्पा से, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कासे और एक्का, कासे का एक्का मिला था, यानी घोड़ा गाड़ी, ये बात मैं हड़प्पा की कर रहा हूँ, हड़प्पा की, जो 1921 में साहनी साहब ने इसकी खोज किया था, दयाराम साहनी ने, है ना। धोती पहने मूर्ति, अब ये पहने मूर्ति, हालांकि सुशवक का ही पार्ट है ये, परंतु थोड़ा सा दिया गया है उस टॉपिक में, तो हड़प्पा के बारे में थोड़ा हमें जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, है ना। और दर्पण, है ना, दर्पण, बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना हुआ था, बर्तन पर, है ना, मछुआरे का चित्र बना हुआ था। अच्छा, ये बेसिकली वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं ना, उनमें बेसिकली पूछा जाता है ना। बट आप इसको ध्यान रखेंगे, इतना चीज़ें जो है हमें देखने को मिलता है जहाँ हिस्ट्री वगैरह को रिलेट कराता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक अभी उस पॉइंट में मेंशन किया था मोहनजोदड़ो के बारे में, सिंधु नदी, लरकाना पाकिस्तान, राख लद्दाख बनर्जी जी ने सन 1922 में इसकी खोज किया। इसमें बेसिकली जो है कांसे की नग्न नर्तकी मिली थी, है ना, कांसे की नग्न नर्तनी या नर्तकी कह लीजिए। और कुम्हार के 6 जो है, जैसे भट्टे, सूती कपड़ा, है ना, ये, और शतरंज की गोटियाँ, है ना, दाढ़ी वाला साधु, ये सब मोहनजोदड़ो वाले में जो है प्राप्त साक्ष्य मिले थे, है ना। हाथी का कपाल खंड मिला था, पशुपति के अंकन का मोहर मिला था, है ना, ये सब जो है स्नानगार भी मिला था, ठीक है, अन्यगार मिला था। तो ये सारी चीज़ें जो है मोहनजोदड़ो में मिले थे, ये साक्ष्य थे। हालांकि बहुत सारे स्थल से हैं, आपको पता होगा, लेकिन सोशल वर्क में इन 2 के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है, इसके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। एक रोपड़ है, ठीक है, कालीबांगा है, चाहुंदोड़ो है, अमरी है
है ना, बहुत सारे स्थल से हैं, ठीक है। और ये आपको बेसिकली दो ही आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको और किन चीज़ों के बारे में हमें समझना चाहिए, इसके बारे में भी आपको समझ लेना चाहिए यहाँ पे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो अवशेष थे वो तत्कालीन उन्नत और उत्कृष्ट नगर नियोजन को जो है दिखाए गए थे एक प्रकार से। तो इसमें एक प्रकार से उत्कृष्ट नगर नियोजन की बात हुई थी, है ना। जिसे आप जब पेपर में सवाल वगैरह आए लिखने के लिए भी, तो आप इन पॉइंटों को डालकर आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि उत्कृष्ट नगर नियोजन को दिखाया गया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। अब आपके पेपर में आपके लिए भी ज़रूरी है, यूजीसी नेट एमपी सेट में भी, है ना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए तो हड़प्पा का जो नगर नियोजन को बताया गया यहाँ पे, वो बताया गया उस समय भी समाजकारी में धनी और निर्धन दोनों वर्ग के लोग रहते थे, और इन दोनों में मिला है ना। जैसे क्या, धनी और निर्धन। आवाज क्लियर है मेरी? हेलो जी सर। ओके ओके। तो धनी और निर्धन दोनों, ठीक है, दोनों वर्ग भवनों की वास्तुकला उन्नत और आवश्यकता पर आधारित सुनियोजित उन्नत का सार्वजनिक स्थल, जल निकास प्रणाली और बहुत सारे सुचारू कार्य प्रणाली जो चलाए जा रहे थे, वो सारे साक्ष्य मिले थे। तो आप एक केवल कीवर्ड से याद रखिए, यहाँ पे धनी निर्धन दोनों वर्ग मिले हैं ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में, ये आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, तो हमारे सामने एक और पॉइंट आता है आर्यों के ग्रंथ चारों वेदों में। चार ये वेद होते हैं, मालूम है आपको कौन कौन से? जी सर। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। आर्यों के ग्रंथ चार वेद में, और आपको ये पता होना चाहिए, जैसे अभी आपने बताया ऋग्वेद संस्कृति में बेसिकली जो है बताया गया है एक प्रकार को संस्कृति के विषय में, है ना। और वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी जो प्राप्त हुई वो मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में, है ना। साथ साथ उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है ना। अरण्यक एक आता है, वो भी एक रिलेट कराता है वेद को ही। परंतु आप आर्यों के ग्रंथ थे चारों वेद में, वो वैदिक कालीन जीवन की उच्चतम पद्धति को वर्णित करता था, हाँ। क्या रिलेट करता था? वैदिक कालीन के बारे में जो जीवन थी उनकी उच्चतम पद्धति को वर्णित करता था ये ग्रंथ चारों वेद को। इसमें मानव जीवन में धार्मिक स्रोत, मानव जीवन के जो धार्मिक स्रोत थे वो मिले, है ना। यंत्र एवं ज्ञान को श्रेष्ठ स्थान दिया गया, और वेदों का अधिगम को हम श्रुति कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? श्रुति बोलते हैं। अगर आप वेदों का अधिगम, यानी अधिगम का मतलब लर्निंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन्हें सुनकर कंठस्थ किया जा सकता है ना। इन्हें सुनकर जो है कंठस्थ किया जा सकता है। गुरु शिक्षा के दौरान बोलता था, शिष्य उन्हें सुनकर अभ्यास करते थे, और इसी प्रकार वो ज्ञान आगे बढ़ता जाता था। आप लोग देखे होंगे सीरियल वगैरह में पहले के समय में कैसे दिया जाता था, ऐसे ही देखा होगा आप लोगों ने कि भाई वहाँ पे किताब कॉपी थोड़ी हुआ करते थे। जाते थे, गुरुकुल हो गया और भी जगहें हो गई, तो वहाँ पे वो गुरु की बातों को सुनते थे, उसको बोलते थे ये जो आर्यों के ग्रंथ में ये बेसिकली हमें देखने को फिर मिला था। अब इसमें क्या आपको नोट करना है, जैसे आपने पूर्व वैदिक में याद रखा नैतिक आध्यात्मिक मूल्य को महत्व दिया गया, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में आपने याद रखा कि यहाँ पे जो है समाज में धनी और निर्धन दोनों वर्ग के भवनों की वास्तुकला उन्नति और आवश्यकता पर आधारित था। यह आपने देखा मोहनजोदड़ो और जो है हड़प्पा में अवशेष में। फिर आर्यों के ग्रंथ में आपने ये देखा जो श्रुति शब्द है ये जिक्र किया गया। श्रुति शब्द, श्रुति का मतलब मैंने बताया आपको कि भाई गुरु जो है शिक्षा के दौरान बोलता था और शिष्य उन्हें सुनकर अभ्यास करते थे। ये तीन बातें थी, इनको आप लोगों को ध्यान रखना।
आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है वैदिक कार्यों में राज्य की सत्ता। बेसिकली इसमें अगर हम जिक्र करते हैं तो परिवार और कबीले के रूप में था ये। किसके रूप में था ये? परिवार और कबीला। कबीले का मतलब समझ ही रहे होंगे, झुंड वगैरह आप कह सकते हैं, है ना। कबीला समझ रहे हैं ना, कबीले। जी सर। हाँ। ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कोई जाति वगैरह होती तो उसका कबीला होता है ना, आप ये भी बोल सकते हैं एक प्रकार से। बंजारा लोग हाँ, जैसे बंजारा है वो उनका कबीला है ना, ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं। तो वैदिक कार्य में जो राज्य की सत्ता रही वो परिवार समाज का केंद्र था। परिवार समाज का, परिवार क्या, अच्छा ये अब थोड़ी एक बदल गया है, ये आज भी यही है ना। परिवार समाज का केंद्र था, ये आज भी है, और ये आपको पता भी होना चाहिए। पेपर यूजीसी नेट में आता भी है, समाज की इकाई क्या है? परिवार। तो परिवार वास्तविकता और कल्पित संगोत्रों से बधे होते हैं। अच्छा, संगोत्र जानते हो आप लोग? मैंने किसी बच्चे ने मेरे से जब मैं लास्ट टाइम में क्वेश्चन करवा रहा था तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, संगोत्र। समान गोत्र, एक समान गोत्र। ओके, यानी आप जब यहाँ पर आपने रिलेट कराया संगोत्रों के अर्थों में अगर हम बात करते हैं तो याद रखने वाली ये जिक्र है, जैसे आपने समानता जैसे शब्दों को रिलेट कराया है वही आपका फिर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये गोत्रों से बधे होते थे, वंश बनाते थे, अनेक गोत्रों से मिलकर, है ना, जिला बनता था, और जिले से कबीला बनता था। कबीला जो है उच्चतम राजनीतिक इकाई थी, हाई लेवल की कबीला जो होता है वो होता था हाई लेवल का एक राजनीतिक इकाई थी। तो जनता के कल्याण और सुरक्षा हेतु राजतंत्र ने अनेक शासकीय पद को निर्धारित किए थे। संदेशवाहक, गुप्तचर राज्य, राजतंत्र और समाज से जुड़े कार्यों के प्रति जन भावनाओं को पता लगाना, ये चीज़ें थी उस समय। आज वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो आवश्यकताओं की प्राथमिकता का निर्धारण की समस्या बन गई। जैसे विवाह, शिक्षा, धर्म, कानून आदि जो है जीवन का एक प्रमुख अंग बन गया है ना। सभा और समिति जो है कहलाती है आज के समय में, सहभागिता को निश्चित करता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस पॉइंट में दो बातें याद रखिए। पहली बात तो याद रखना है कि वैदिक काल में जो राज्य की सत्ता और परिवार के कबीले के रूप में चर्चा हुई वो आपका समाज कार्य के इतिहास में राज्य की पहल में देखा गया। दूसरी पॉइंट याद रखेंगे कि परिवार वास्तविक और कल्पित जो है, ध्यान रखेंगे, कल्पित संगोत्रों से बधे होते हैं, और जब बधे हैं तो उससे क्या बनेंगे? वंश बनेंगे, उससे वंश बनेंगे। और परिवार समाज का केंद्र था, यानी इकाई मानी जाती है, यानी उसकी यूनिट मानी जाती है। यह आपको दो तीन बातें इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद आता है वैदिक काल में दान नैतिकता का पर्याय। ये पर्याय था बेसिकली। तो जरूरतमंदों और निर्धनों की सहायता नैतिक कार्य था। यहाँ पे जरूरतमंद लोग थे उनकी मदद कर दो, ये वैदिक काल में कहा गया कि ये शब्द जो है समाज कार्य, परंतु ये दान नैतिकता का पर्यायवाची बन गया था वहाँ पे एक प्रकार से, है ना। तो जरूरतमंदों की, निर्धनों की सहायता नैतिक कार्य था, ये बात ध्यान रखना है। हालांकि प्राचीन काल से ही दान का महत्व था, उसका प्रतिपादन हुआ, ये बात आपको पता है। अगर हम किताबी लैंग्वेज बात करते हैं तो लेन क्लार्क की बात करते हैं, है ना। और आपको मालूम है महाभारत के कर्ण को दानवीर जो है कहा जाता था, आपको मालूम है? जी सर। और राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहा जाता है ना। राजा भोज के बारे में जानते हो आप? राजा भोज को न्यायप्रिय शासक कहा जाता था। राजा भोज को न्यायप्रिय शासक के रूप में मान्यता मिलना नैतिक मूल्यों की सामाजिक जीवन की महत्वता को प्राचीनतम का एक उदाहरण मानता है, एक उदाहरण दिया जाता है उसको। जैसे आप महाभारत में कर्ण को याद रखते हैं, राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी से रिलेट कराते हैं, राजा भोज को न्यायप्रिय से रिलेट कराते हैं, है ना। तो ये सब वैदिक काल में दान नैतिकता के रिलेट कराते थे, इनके बारे में बताया जाता है ना। आज हम अगर बात करें तो नैतिक मूल्यों की बात, है ना, यही मूल्य
भारतीय संस्कृति का अंग बन गया है। वैदिक काल में महिलाओं का समाज में बराबर का स्थान था। वैदिक काल में महिलाओं का समाज में बराबर का अधिकार था, यह बात ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बताऊं, एक मैत्री है ना, मैत्री मतलब संधि है ना, संधि शब्द यूज होता था। क्षत्रिय राज्यों में वृद्धि में स्त्रियों की परिस्थिति निम्न थी। जो आपका क्षेत्रीय राज्य थे उनमें निम्न था। और वैदिक काल में मानव जीवन के 40 संस्कार थे, है ना। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है इस शब्द में? यहाँ आपको ध्यान रखना नैतिकता के बारे में। जरूरतमंद और निर्धनों की सहायता करने को रिलेट कराता है ये वैदिक काल, ठीक है, ये वैदिक काल ये। और फिर उसके बाद जो ऐसे आपको तो मालूम है, आप लोग जानते हो, महाभारत में कर्ण हो जाएंगे, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो। राजा हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल सत्यवादिता से रिलेट करा सकते हो। राजा भोज का नाम न्यायप्रिय से रिलेट करा सकते हो। बस इतनी बात। और अगर आप चाहो तो यहाँ थोड़ा सा वर्तमान की बातें भी आप रिलेट करा सकते हो। वर्तमान की बातें कैसे रिलेट कराओगे कि महिला समस्या के मूल में समाज कार्य को इसी प्रकार की चुनौतियाँ मिलती हैं। प्राचीन कालीन आश्रम पद्धति मानव को अनुशासन संबंधी कर्तव्य को सिखाती थी, है ना। वो कर्तव्य वगैरह को सिखाती थी, उनके उत्तरदायित्व को, जिम्मेदारियों को सिखाते थे। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। फिर एक आता है मौर्य काल पे प्रशासन। हालांकि मौर्य काल में प्रशासन अलग अलग विभागों में बटा हुआ था। अशोक ने हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये बात आपको मालूम होगा। जीवन को मानव मूल्यों की भेंट कर दिया और उसने बौद्ध धर्म की अष्टांग मार्ग को अपनाया। तो पेपर में सवाल बनता है कि भाई बौद्ध धर्म को अष्टांग मार्ग समाज कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो किसने अपनाया? तो आप बताइएगा, अशोक सम्राट अशोक ने। आज वर्तमान में अगर मैं इन्हीं चीज़ को रिलेट कराता हूँ तो एनजीओ और नागरिक समाज संगठन इन्हीं प्राचीन नैतिक मूल्यों में, जो पहली की, प्राचीन का मतलब पहला आपको पता होगा, नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज़ के जो मानक हैं उनको अपनाकर समाज को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मौर्य काल का जो प्रशासन रहा वो कई भागों में डिवाइड हुआ था, है ना, जो जीवन को मानव मूल्यों में भेंट कर दिया था। और इसमें नाम जब आता है तो अशोक का आता है, सम्राट अशोक का नाम आता है ना। फिर उसके बाद देखेंगे तो कनिष्क काल में रचक महान चिकित्सक, अब ये एक विद्वान, एक प्रकार से आप कह सकते हो चिकित्सक है कनिष्क काल में। अच्छा, इसकी चिकित्सा पद्धति जो थी जी, ये रचक है या चरक है? सॉरी चरक। तो उसकी चिकित्सा पद्धति जो थी वो आज भी जो है एक प्रकार से विद्यमान है। और इसी प्रकार आपने देखा, नाम सुना है कौटिल्य का, उनके द्वारा भी चिकित्सा संबंधी वर्णन देखने को मिलता है, कौटिल्य का भी नाम। साथ ही खारवेल की सिंचाई, नहरों, बागों आदि के संबंध में जो कार्य हमें देखने को मिला वो प्राचीन भारत में जन कल्याण की प्रवृत्ति का उदाहरण माना गया। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक पॉइंट आप इसमें यह भी मेंशन कर सकते हैं कि कनिष्क काल में चरक एक महान चिकित्सक थे। दूसरी पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि भारत में, प्राचीन भारत में जन कल्याण की प्रवृत्ति का एक उदाहरण माना गया है। जैसे आप जानते हैं खरवेल के सिंचाई और नहरों और बागों आदि से संबंधित जो कार्य थे ये देखा गया था। हालांकि इसमें आपको बता दूं मैं, पशु पक्षियों की चिकित्सा भी शामिल है। कनिष्क काल में पशु पक्षियों की भी चिकित्सा शामिल की गई है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। फिर प्राचीन काल में परिवार समाज और राज्य की केंद्रीय इकाई के रूप में, है ना, प्राचीन काल में परिवार और राज्य की केंद्रीय इकाई था। हालांकि आजीविका कमाने वाले सदस्य पर माता पिता एवं अन्य जो आश्रितों के पोषण का भार था। पत्नी और बच्चों को भरण पोषण का प्रबंध किए बिना योगी बनने वाले व्यक्ति को राजदंड देता था। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है
कि राज्य गरीबों की सहायता को अपना दायित्व मानता था। पहली बात, राज्य क्या मानता था? गरीबों की सहायता को अपना दायित्व मानता था। जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं से विशेष सहायता दी जाती थी। और एक नाम आया युआन करके, आपने नाम सुना भी होगा, युआन और त्यांग, है ना। इन्होंने ज़रूरतमंदों और समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिए बने विश्राम गृह का उल्लेख किया था और इसमें भोजन, चिकित्सा और अन्य ज़रूरतों को ध्यान रखा जाता था इसमें। ठीक है, तो आप कह सकते हैं प्राचीन काल में परिवार, समाज और राज्य की केंद्रीय की भूमिका आप बता सकते हैं। यहाँ पे भूमिका किस तरीके से गरीबों की सहायता की जा रहा था, है ना। गरीबों की सहायता, राज्य में असहाय, दिव्यांग या अनाथ या महिला आदि को रोजगार प्रदान किया जाता था। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद भारतीय संस्कृति आक्रमण से काफ़ी प्रभावित हुई और इसी के परिणाम स्वरूप आर्य, अरब, मुगल, ब्रिटिश आदि संस्कृतियों ने भी इसे प्रभावित किया था। भारतीय संस्कृति आक्रमण से काफ़ी जो है प्रभावित हुई थी, है ना। तो आर्य, अरब, मुगल और ब्रिटिश और संस्कृतियों ने भी इसे प्रभावित किया। अरबी आक्रमण ने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया था। भारत में मसालों, कपास, वस्त्र, है ना, मोती, कीमती पत्थरों का निर्यात होता था, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो उसी समय में जो है चांदी, सिंदूर, सोना, गुलाब जल, केसर, अफीम आदि का जो है आयात की वस्तुएं भी थी इसमें। और इसी अवधि में ही इस्लाम धर्म, कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म, है ना, का जो एक प्रमुख धर्म के रूप में उभरा और इसमें दान, आत्मनियंत्रण, जो है रमजान में उपवास आदि पर बल दिया गया और जन कल्याण की महत्व को दर्शाया गया था। जन कल्याण के महत्व को दर्शाया गया था। तो इस पॉइंट में आप क्या मेंशन कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि संस्कृति, भारतीय संस्कृति के आक्रमण से काफ़ी प्रभावित हुई और उसी परिणाम स्वरूप में अगर हम बात करें, जैसे अरब, मुगल, ब्रिटिश संस्कृतियों ने इसे प्रभावित किया। तो भारत में निर्यात चीज़ें होने शुरू हुई, उसी समय आयात चीज़ें होने शुरू हुआ। इस्लाम धर्म में की बात करें तो उभर के सामने आया। ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद भारतीय एवं अरब संस्कृति के मेल से भारतीय धर्म ग्रंथ को रिप्रेजेंट किया, है ना। धर्म ग्रंथ अन्य देशों तक पहुंच गए। भारतीय और अरब संस्कृति के मेल से भारतीय जो धर्म ग्रंथ था वो अन्य देशों में भी पहुंच गया, है ना। चौथे खलीफा अली लिखता है कि भारत में ही सबसे पहले ग्रंथ लिखे गए और ज्ञान का उद्भव हुआ था। आपने नाम सुना पंचतंत्र का नाम? विश्वकर्मा की बुक, विश्वकर्मा की बुक है। हाँ, पंचतंत्र। तो पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद करना और यूरोप में ले जाना नैतिक शिक्षा में भारत की उच्चता का प्रतीक माना जाता है ना। हितोपदेश ने पशुओं के संरक्षण और सम्मान पर बल दिया। तो इस पॉइंट में आपको 2-3 बातें लिखने हैं। एक पॉइंट आपको ये मेंशन करना है कि संस्कृति से, भारतीय और अरब संस्कृति के मेल से भारतीय धर्म ग्रंथ जो है अन्य देश में पहुंचा। अन्य देश में कैसे पहुंचा? जब इन दोनों का मेल से, पहली। दूसरी बात, इसी में अगर हम बात करें तो पंचतंत्र जो है अरबी में अनुवाद किया और यूरोप में ले गया और शिक्षा में भारत की उच्चतम प्रतीक माना गया। किसको? पंचतंत्र को। और इसी पंचतंत्र की मदद से ही अगर मैं आपसे बात करूं तो हितोपदेश से पशुओं के संरक्षण और सम्मान पर भी बल दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो सल्तनत काल में जो है इल्तुतमिश का नाम आता है। इल्तुतमिश ने भी शिक्षा के संरक्षक के रूप में अनेक मदरसे और शिक्षा संस्थान जो है स्थापित किए।
मदरसा आप ध्यान रख सकते हैं, शिक्षण संस्थान भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, है ना। इसकी क्या हुई, इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। सल्तनत काल अन्य जो है सल्तनत काल में अपने न्याय और प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे। इल्तुतमिश सुदृढ़ बाजार नीति की सेना, गुप्तचर प्रणाली, सिक्कों का निर्माण करना, इनका प्रशासन का आधार था इसमें। उसके बाद शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी भी जन कल्याण शासक था, ये भी जन कल्याण शासक था, है ना। सराय और डाक चौकियां बनवाना और जीटी रोड का निर्माण उसकी महान उपलब्धि थी शेरशाह सूरी की। मुगल काल में धर्म, दर्शन, कर प्रणाली, टैक्स जिसको बोलते हैं, वास्तुकला आदि क्षेत्रों में नए आयाम सामने आए थे, जैसे बाल विवाह का निषेध, शराबखोरी के लिए दंड, गुलाम कानून, चिकित्सा सहायता, शिक्षा प्रणाली इत्यादि जो कार्य थे अकबर को महान समाज सुधारक की श्रेणी में ला खड़ा करता है। और उसी समय में आपको बता दूं कि अकबर ने धार्मिक सद्भाव के लिए दीन इलाही चलाया था, हिंदुओं से मजबूत संबंध बनाने। भक्ति आंदोलन ने भी उसी के दौरान उच्च मानवीय आदर्शों की स्थापना के रूप में देखने को मिला। तो मैं आपसे कहूँगा इस पॉइंट में आप क्या मेंशन करें। यह एक तो जन कल्याण शासक है, दूसरी चीज़ ये आप यहाँ पर मेंशन कर देना कि इसने जो टैक्स है, वास्तुकला है, दर्शन है, धर्म है आदि के क्षेत्रों में नए आयाम लेके आए। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए शेरशाह सूरी में, है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब देखिए, अगर आप सबसे यहाँ पर मैंने एक पॉइंट क्लियर किया है, और ये पॉइंट जो था प्राचीन भारत में स्थानीय शासक, राजा रानी और जमींदारों द्वारा पहल जो हुई थी उनके बारे में जिक्र किया है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं उसके आगे नेक्स्ट। अगर कोई क्वेश्चंस आपसे अगर पूछा जाएगा तो उपनिवेशी पहल कौन कौन से हुई थी, जिसमें फ्रांसिस या फ्रांस कह लीजिए, ब्रिटिश, पुर्तगाली शासन आदि की भूमिका, इनकी भूमिका। तो भारत में उपनिवेशी शासन पहले के सभी शासकों से भिन्न था। पहले के जो आक्रमणकारी शासक देश के मूल निवासी के संग जो है घुल मिल जाते थे, इससे समाज की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु उपनिवेशी शासक जो है सदैव अलग थे। उपनिवेशी शासक तो पुर्तगालियों के बाद फ्रांसीस और ब्रिटिश यहाँ आए और अलग अलग तरीके से जो है इन लोगों ने अपनी भूमिका निभाया समाज कार्य में। तो उपनिवेशी शासक सदैव अलग रहे हैं, वे अपने साथ धर्म, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कानून आदि की नई व्यवस्था लाते थे। भारतीय समाज के स्वरूप को पूर्णतः बदल कर रख दिया। 15वीं सदी के अंत में सबसे पहले पुर्तगाली एक नाविक थे, उनका नाम था वास्को डी गामा, जिन्होंने व्यापार स्थापित किया और यहीं से भारत में उपनिवेशीय शासन की नींव पड़ना शुरू हो गई। तो अगर हम बात करें भारत में यूरोपीय बस्तियों के बारे में, तो आप कैसे मेंशन करेंगे? तो यूरोप में इंग्लैंड, हाईलैंड, पुर्तगाल, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इंग्लैंड, ठीक है, हाईलैंड, पुर्तगाल, सबसे पहले भारत आए पुर्तगाल। अच्छा, यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हैं पुर्तगाल और फ्रांस, डेनमार्क में भारत, एशिया और अफ्रीका से व्यापार हेतु कंपनियां बनाई गई थी और इन्हीं कंपनियों ने भारत में भी अपने व्यापार केंद्र बनाए जो ज़्यादातर तटीय क्षेत्रों पर थे। जैसे अगर मैं बात करूं पुर्तगाली बस्तियों के बारे में, तो ये उपनिवेशी शासक में पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे।
इसका कारण था, आपको बताऊं, ऑटोमन राज द्वारा एशिया के परंपरागत व्यापार मार्ग बंद करना और पुर्तगाल को जो है इटली से, पुर्तगाल की इटली से, ठीक है ध्यान रखेंगे, इटली से प्रतियोगिता। 1498 में वास्को डी गामा केरल में काली तट पहुंचा। कब पहुंचा था वास्को डी गामा? 1498 में, 1498 में। 98 में, है ना। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी पुर्तगाली के संबंध में, ठीक है। जी सर। उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है ब्रिटिश, और ब्रिटिश या आप इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हैं। इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथन ने 1600 में प्रथम चार्टर पास किया था और भारत तथा ब्रिटिश सूरत पहुंचे और सम्राट जहांगीर ने अनुमति से उन्होंने कलकत्ता और मद्रास में अपनी चौकियां बनाई। तो आप यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे? एलिजाबेथन का नाम 1601 में, सॉरी 1600 में, 1601 नहीं 1600 में प्रथम चार्टर पास कराया, है ना। और फिर उसके बाद इन्होंने 1612 में, 1612 में, ठीक है, ब्रिटिश सूरत पहुँचे और सम्राट जहांगीर की अनुमति से उन्होंने कलकत्ता और मद्रास में अपनी चौकियां बना ली। तो कलकत्ता और मद्रास में इन्होंने चौकियां बनाई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अगर पेपर में आए सवाल भी, ठीक है, कहाँ कहाँ पे चौकियां बनाई गई थी ब्रिटिश के द्वारा, तो आप बता भी सकते हैं मद्रास और कलकत्ता में। 1700 के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस में जो है प्राक्सी युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? प्राक्सी। और कब हुआ था ये बताइए? 1700 दशक में, 1700 दशक में ब्रिटेन और फ्रांस में, है ना। तो रॉबर्ट जो है क्लाइव ने फ्रांसिस को हराकर ब्रिटिश राज्य को काफ़ी विस्तृत किया था, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर फिर हमें देखने को मिल जाती है। फिर फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो फ्रांस ने भी, यहाँ अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस ने भी भारत में अपने व्यापार केंद्र बनाए। 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस भी एक शक्तिशाली राज्य था। दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का अधिकार था, परंतु ब्रिटिशों की बढ़ती शक्ति के सामने वह पराजित हो गया। तो आप फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी भी नोट कर सकते हैं, व्यापार पर केंद्रित था भारत में। 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस भी एक शक्तिशाली राज्य था उस समय। और फिर एक आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में तटीय क्षेत्रों पर या अन्य स्थानों पर अपने व्यापार केंद्र बनाए थे, जिसे कोरोमंडल, मालाबार की पूर्वी तट, दक्षिणी तट और सूरत पर काफ़ी समय तक शासन किया था डच ने। तो पुर्तगालियों से जो है सिलोन मतलब श्रीलंका जीतने के बाद इनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ गया था डच वालों का, श्रीलंका से जीतने के बाद, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अन्य विदेशी शक्तियां भी शामिल की गई उसमें, है ना। अन्य विदेशी शक्तियां क्या रही? जैसे इटली, जर्मनी, ठीक है, बेल्जियम जैसी उपनिवेशी शक्तियां भारत में नहीं आ पाई। परंतु अगर हम बात करें स्पेन भारत में इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि सन 1493 में, 1493 में पोप अलेक्जेंडर IV ने उसकी सीमा रेखा निर्धारित की थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कुछ समय अधिकार था जापान का। तो ये इस तरीके से जो है पहल हुई। फिर उपनिवेश की अवधि के दौरान राज्य की पहल। 19वीं शताब्दी में राजस्व संग्रह और कानून व्यवस्था बनी। उसके प्रशासन में कुछ अन्य पहलुओं पर ध्यान देना भी शुरू हुआ। तो भारत में एक शब्द यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दुर्भिक्ष, ये क्या है आप इसको समझें कि कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत सदैव मानसून पर निर्भर रहा है और भारत में सिंचाई के लिए नहर
और अन्य विधियां नाम मात्र को थी। इसी के परिणाम स्वरूप मानसून फेल होने पर अकाल की स्थिति आ जाती थी। अच्छी पैदावार होने का भंडार की सुविधाएं ने होने से बचा कर नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि भारत में 1770 से 1880 के बीच में 13 बार अकाल पड़े थे, 13 बार। और शासन के पास इस समस्या से निपटने के लिए कोई निश्चित नीति न होने के लिए प्रयास जो है असफल हुआ था, है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। फिर कृषि सुधार के लिए उपाय किए गए। अब ये कृषि सुधार का जो उपाय हुआ वो 1885 से कानून ने या जो प्रावधान किया कि भाई काश्तकार जो काश्तकार होते हैं, जो ज़्यादा जमींदार वाले, 12 वर्ष से उस पर अधिकार रहेगा उनका, 12 वर्ष तक का कृषि सुधार उपाय के लिए ये बेसिकली सिस्टम बनाएगा। और कांग्रेस के दबाव से 20वीं शताब्दी के कांग्रेस के दबाव से 20वीं शताब्दी के ये शुरू हुआ, कृषि विभाग बना। लॉर्ड कर्जन ने कार्यकाल में अगर हम बात करें तो रॉयल कृषि संस्थान स्थापित किया, जिसमें कृषि प्रशिक्षण अनुसंधान का प्रयोग की सुविधा दी गई। तो आप ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। एक 1885 ध्यान रखेंगे, कानून में प्रावधान हुआ, काश्तकार के पास 12 वर्ष तक की ज़मीन जो है बताया गया कि उनके पास रहेगी, उसका अधिकार उनके पास रहेगी। फिर उसके बाद अगर हम जिक्र करें वहाँ पर, तो कांग्रेस के दबाव से 20वीं शताब्दी में ये शुरू किया गया, कृषि विभाग बना 20वीं शताब्दी में। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में रॉयल कृषि संस्थान स्थापित हुई। किसके समय, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन का नाम याद है। बस। फिर परिवहन का विकास हुआ। परिवहन का विकास भी अगर हम जिक्र करें तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू हुई थी। 1853 में अगर हम बात करें परिवहन के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो मुंबई और ठाणे के बीच में पहली रेलवे लाइन स्टार्ट हुआ। बाद में कलकत्ता को रानीगंज के कोयला क्षेत्रों से और मुंबई के जो है अगर हम बात करें मुंबई को कोलकाता से जोड़ा गया, कोलकाता को जोड़ा गया। अब धीरे धीरे रेलवे का विकास होता गया। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास आदि क्षेत्रों में भी उनके भीतरी भागों में भी जोड़ा गया, है ना। क्षेत्रों में कच्चा माल आता था, किंतु देश में विभिन्न भागों में जोड़ने का बल नहीं दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा सेवाएं थी। ब्रिटिश शासन में राज्य की ओर से पहल की गई थी शिक्षा। ब्रिटिश शासन में 1813 की अगर हम बात करें 1813 में चार्टर में शुरू किया गया कंपनी प्रशासन और भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व संभाला और भारत में शिक्षा की राज्य प्रणाली प्रारंभ हो गई। और भारत में शिक्षा राज्य प्रणाली कब स्टार्ट हुआ? 1813 से। 1813 के चार्टर के अकॉर्डिंग शिक्षा अनुदान की राशि 1 लाख थी। 1813 में शिक्षा अनुदान की राशि कितनी थी? 1 लाख, जो 1833 में बढ़ाकर 10 लाख तक कर दी गई थी। 10 लाख कर दी गई थी। विलियम बेंटिक ने 1835 में आए, 1835 में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के प्रारंभ का निर्णय लिया और 1844 में अंग्रेजी राजभाषा बन गई और अंग्रेजी जानने वाले को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलती थी। ये 3-4 पॉइंट है जो शिक्षा सेवाओं से रिलेट कराता है। हालांकि इसके 10 साल बाद 1854 में आपने वुड डिस्पैच का नाम सुना है, जो घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। वुड घोषणा पत्र के द्वारा प्राथमिक विद्यालय में विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को योजनाबद्ध प्रणाली की घोषणा हुई और ये 1854 की बात मैं कर रहा हूँ। ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे सामने आता है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। उपनिवेशी सरकार ने पहल करते हुए जनता की चिकित्सा सेवाओं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया। 1684 में 1684 की बात है ये, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए अस्पताल खोले थे। कर्मचारियों के लिए अस्पताल खोला गया था, कर्मचारियों के लिए अस्पताल खोला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला था, है ना। 1800 में अगर हम बात करें तो मद्रास मुंबई में जन अस्पताल खोले गए, जन अस्पताल खोले गए। अब 1840 तक आते आते काफ़ी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलने लगी थी। 40 तक मिशनरियों ने भी अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए थे इसमें। 1835 में पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में खोला गया था। 1835 में पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में खुला है, पहला मेडिकल कॉलेज, है ना। ये याद रखेंगे आप लोग। अब आपको अगर हम चर्चा करें तो संपूर्ण चिकित्सा के क्षेत्र में स्वास्थ्य सर्वेक्षण को लेकर विकास हुआ तो सन 1945 में भोर समिति बनी थी, भोर समिति बनी, और इस समिति की सिफारिश के बाद सर पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में 1835 में। तो मैं आपको बता रहा था कि संपूर्ण चिकित्सा के क्षेत्र में स्वास्थ्य सर्वेक्षण को संचालन हेतु विकास हेतु सन 1945 में भोर समिति की स्थापना की गई, और इस समिति के बाद 1946 में जे हॉस्पिटल, जे अस्पताल में पहला प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई, पहले सामाजिक कार्यकर्ता की जो है नियुक्ति की गई। सन 1946 में ही डॉक्टर जी.आर. बनर्जी, डॉक्टर जी.आर. बनर्जी के निर्देशन में, बनर्जी के निर्देशन में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में पहला सामाजिक कार्यकर्ता पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। पहला सामाजिक पाठ्यक्रम शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था? 1946 में। किसके निर्देशन में? जी.आर. बनर्जी के निर्देशन में। कहाँ पर, किस में? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में। यह आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है एक औद्योगिक विस्तार श्रम कल्याण के बारे में। 19वीं सदी के दौरान में बागान और मशीन उद्योगों का विकास हुआ, जिससे शहरों की संख्या बढ़ी और उद्योगों में बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। गांव में गरीबों के कारण भी लोग इन उद्योगों की ओर आकर्षित हुए, और उद्योगों में काम की दशा और मजदूरों के रहने की दशा बहुत खराब थी। इसी कारण श्रम कानून का निर्माण हुआ था। 1853 में अगर हम जिक्र करते हैं, ठीक है, 1853 में, एक मिनट थोड़ा सा कॉल आ रहा है। 1853 में प्रशिक्षुक अधिनियम बनाया गया। कब बनाया था प्रशिक्षुक अधिनियम? 1853 में। और आघात दुर्घटना अधिनियम है एक, या आप घातक दुर्घटना एक्ट है जो 1859 का है। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, ठीक है, ये याद रखेंगे।
वाणिज्य, पाणी पी भरपूर। जी 1881 में बना। इनके कल्याण की बात कर रहा था इसमें। इंग्लैंड में कपड़ा मिलों का दबाव के कारण 1890 में बने कारखाना आयोग की सिफारिशों पर 1891 में अमेरिकी कारखाना अधिनियम पारित हुआ था, है ना। वो एक्ट जो है अधिनियम पारित हुआ, और उस समय अगर हम बात करें तो 1912 और 1913 1934 में इसका जो है संशोधन का पार्ट माना जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हाँ हेलो, हाँ जी। तो ये आप ध्यान रखेंगे इतनी चीज़ें, ठीक है। 1912 1913 1934 में इसका जो है संशोधन हुआ, ठीक है। 1912 1913 और 1934 में किसका संशोधन हुआ है, ध्यान रखेंगे, भारतीय कारखाना अधिनियम, ठीक है, उसी का। इतनी बात आपको ध्यान रखिएगा। हालांकि श्रम कल्याण के संबंध में कई आंदोलन चलाए गए हैं। मैं एटक आंदोलन है, बीएचएम आंदोलन है, उसके बारे में बात करूंगा अभी आने वाले टाइम में, ठीक है, आप निश्चिंत रहें। उसके बाद समाज कल्याण के लिए कुछ पहल की गई थी। उपनिवेशीय राज्य द्वारा जो है 20वीं शताब्दी के दौरान दूसरे तीसरे दशक में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के महानगरों में भिक्षावृत्ति, अपराध, बाल अपराध आदि से निपटने के लिए अनेक कानून बनाए गए थे, है ना। दरअसल इंग्लैंड में ना औद्योगिकीकरण की जो सरकार थी वो इस प्रकार की समस्याओं से परिचित थी कि सामाजिक सुरक्षा के रूप में राज्य का हस्तक्षेप पहले भारत में ही शुरू हुआ था, और उसी हिसाब से किया जाएगा जो 19वीं शताब्दी में जेल सुधार आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में किया गया था, ठीक है। तो समाज कल्याण की जो पहल होगी वो आप रिलेट करा सकते हैं तीसरे दशक में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास के महानगरों में से जो है भिक्षावृत्ति, अपराध, बाल अपराध आदि से निपटने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि उपनिवेश काल में सुधार के उपाय की जब स्टार्ट हुआ तो 1850 में शिक्षा अधिनियम, 1850 में शिक्षा अधिनियम, ठीक है। 1870 में सुधारक स्कूल अधिनियम, सुधारक स्कूल अधिनियम या सुधारक विद्यालय अधिनियम, ठीक, आप इसको मेंशन कर लीजिए। और मद्रास प्रांत का सबसे पहले 1920 में बाल अधिनियम पारित हुआ था। 1920 में मद्रास प्रांत में बाल अधिनियम पारित हुआ था 1920 में। 1920 में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मद्रास प्रांत में सबसे पहले यह बाल अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद 1829 में आपको मैंने कई बार बताया भी है 1829 के बारे में, बेंटिंक द्वारा सती प्रथा उन्मूलन। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन, है ना। बालिका भ्रूण हत्या, मानव बलि उन्मूलन, ये 1856 में बालिका भ्रूण हत्या और मानव बलि उन्मूलन। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सुधार जैसे भी यहाँ पर जिक्र हुआ उसी समय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय जी का नाम, ईश्वरचंद विद्यासागर जी का नाम, महादेव गोविंद रनाडे, रामकृष्ण भंडारकर का नाम, ये इन सब के बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं आगे तो आप देखेंगे यहाँ पे केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा पहल की गई थी। हालांकि केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जो पहल हुई स्वतंत्रता के बाद से, तो सबसे पहले श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में आपको ध्यान रखना 1948, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा आप सभी लोग, 1948 में श्रमिकों के कल्याण के लिए कारखाना अधिनियम का महत्वपूर्ण कदम था। इसमें 1951 में बगान श्रम अधिनियम था, बगान श्रम अधिनियम था। 1952 में खान अधिनियम था, जो श्रम अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी उपबंध बताए गए थे। हालांकि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान श्रमिकों के कल्याण हेतु बगान श्रम अधिनियम 1951,
खान अधिनियम 1952, कर्मचारी भविष्य अधिनियम भी यही आता है 1952 वाला, पीएफ जिसको आप लोग बोलते हो एक्ट, ठीक है, जो है प्रोविडेंट फंड आदि बनाए गए थे, जो राज्य सरकार के श्रमिकों के आवास सुविधा के संबंध में कानून बनाए गए थे, इनको रिप्रेजेंट किए गए थे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं पंचवर्षीय योजना के थोड़ा सा इतिहास। जैसे अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए योजना के विचार को सन 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला और वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ, जिसमें भारत को नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु संस्था जो है संयुक्त प्रस्ताव तैयार किए गए थे, जिसे हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। क्या बोलते हैं? बॉम्बे प्लान। और भारत की स्वतंत्रता के बाद नियोजित विकास के देश के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा गया। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में, अगर हम बात करें तो वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था और भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाएं की श्रृंखला शुरू कर दी। और पंचवर्षीय योजना की ये देखिए अवधारणा है। पंचवर्षीय योजना सामान्य विचार है कि भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है, जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए जो है आमदनी की खर्च की योजना बनाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट दोनों भागों में डिवाइड होंगे, गैर योजना बजट और योजना बजट के रूप में। योजना बजट के रूप में गैर योजना बजट सालाना जो है दैनंदिन मदों पर खर्च किया जाता है और योजना बजट जो है योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय आधार पर खर्च किए जाते हैं। वहीं 1951 से लेकर 2017 तक में भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल जो रहा वो पंचवर्षीय योजना पर आधारित नियोजन रहा। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के क्रियान्वयन हेतु या विनियमित करने के लिए कार्य योजना का नामक एक संस्था का भी स्थापना हुई। सन 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये अवधारणा से। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय मध्य अवधि की रणनीति पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। ये बेसिकली प्रस्तुत किया नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। क्लियर? बताइए। यस सर। अब ध्यान देने वाली बात यह है आप लोगों के लिए कि पेपर में जब सवाल आए कि योजना आयोग, तो आप बताइएगा कि 15 मार्च 1950 में स्टार्ट हुआ। मैं बात कर रहा हूँ योजना आयोग की, इसका स्टार्ट हुआ। या जो है रूस से प्रेरित था। किससे प्रेरित था? रूस से प्रेरित था। इसमें केंद्र सरकार की भूमिका है। किसकी भूमिका है? केंद्र सरकार की। और यह अत्यधिक क्या है? यह अत्यधिक केंद्रीयकृत है और इस योजना का अनुमोदन स्वयं नहीं करता। यह संघवाद का विरोधी माना जाता है। संघवाद का विरोधी माना जाता है। और एक शब्द आता है नीति आयोग। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया। और यह बात जो है इसकी बेसिकली बात करें तो सरकार के साथ निजी क्षेत्रों में भूमिका होती है। किसके साथ? बोलिए। सरकार के साथ। सरकार के साथ। हाँ, सरकार के साथ जो है निजी क्षेत्र में, इसकी निजी क्षेत्र में भूमिका होती है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भूमिका समान होगी नीति आयोग में। यह योजना का अनुमोदन स्वयं करेगा। योजना का अनुमोदन या योजना को स्वीकार स्वयं करेगा। और यह सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित है। ये तो संघवाद का विरोधी माना जाता था ना ये आपका योजना आयोग, लेकिन ये जो नीति आयोग है ये सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित है। संघवाद पर आधारित है। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट या जो है इंस्टीट्यूशंस बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और
फॉर ट्रांसफार्मिंग, इंडिया। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखेंगे, ये भी पेपर में ये इस बार आया था, इसी का फुल फॉर्म पूछ लिया था, है ना। तो जब भी नीति आयोग से सॉल्व बनाएगा तो इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, सर एक बार फिर से बोल दी तो सर समझ में नहीं आ रहा है लिखा हुआ। ओके ओके, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। नेशनल, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसको NITI के नाम से जाना जाता है, नीति आयोग। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो भारत में आर्थिक विकास पर बल दिया था। हालांकि कृषि पर भी बल दिया है। मुख्य भूमिका अगर हम बात करते हैं तो वो किस पे है? कृषि पर है, कृषि पर बल दिया गया है। और यह जो योजना थी ये पेपर में आया भी है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है ना। कृषि उत्पादन में वृद्धि, सिंचाई, धन का समान वितरण करना, इस योजना के अंतर्गत जो है बात कही गई है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का, है ना। अब इसी योजना के अंतर्गत प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया। एक युवा अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था AN राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इसका मुख्य रूप कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें बांधों और सिंचाई का निवेश शामिल है। उदाहरण, भाखड़ा नग्ल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था प्रथम। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और इसमें बचत जो है बढ़ाने पर अधिक बल दिया गया। और 1956 के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। इसका जो लक्ष्य दर रखा गया था 2.1%, जबकि प्राप्त हुआ विकास दर की बात अगर हम करें तो 3.6%, ये आपको प्राप्त हुआ। इसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। क्या स्टार्ट किया गया था सोशल वर्क में? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1953 में। हालांकि 1952 में, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 1953 के बारे में, तो 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ किया गया था। क्या स्टार्ट किया गया था? राष्ट्रीय प्रसार सेवा स्टार्ट किया गया था। इसमें भाखड़ा नग्ल आप देख ही रहे हैं, बांध, दामोदर घाटी, हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजना जो है इसी योजना की ही देन है, इसी योजना की ही देन है। इसी योजना में जब मैं एक्ट की बात करता हूं, किसकी बात? एक्ट की, तो बागान श्रम एक्ट, बागान श्रम एक्ट 1951, खान एक्ट 1952, कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट 1952, ये एक्ट जो है बनाए गए थे इसी समय प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। व्यापक योजनाएं तैयार की गई थी, है ना। इतनी बात आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर रहेगा? सर ये खान एक्ट क्या है? खान एक्ट भी आपको रिलेट कराता है कर्मचारी को बारे में और स्वामित्व के बारे में। खान अधिनियम 1952, इसका काम है कि जमीन के ऊपर या नीचे स्थित जो खदान है, उन खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक रोजगार देना प्रतिबंधित है। खान एक्ट में प्राथमिक चिकित्सा, अलमारियों की व्यवस्था, रख रखाव,
सभी कार्य में घंटों के दौरान आसानी तक की पहुंच, है ना, प्राथमिक फर्स्ट एड इत्यादि चीज़ें जो है इस एक्ट में, खान एक्ट में जिक्र किया गया है। श्रम मंत्रालय ने खदान में महिलाओं और रोजगार को अनुमति देने के लिए नियमावली जो बात करती है, नियम अधिसूचित करने की जो बात करती है, वो खान एक्ट में ही तो आता है। महिलाओं की नियुक्ति उसकी लिखित अनुमति के बाद की जाएगी, खान एक्ट बताता है। क्लियर है? ओके सर। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग कल, और कल स्टार्ट करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और एक टॉपिक आपका वो होगा कल, और एक टॉपिक आपका होगा श्रम कल्याण के संबंध में हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या है आप लोगों के ट्रेड यूनियन, है ना, ट्रेड यूनियन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, जैसे एटक INTUCT 1947 में, BMS 1948 में, UTUSC 1994 में, CTU 1970 में। इन सब के बारे में कल हम थोड़ा सा बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में, ये चीज़ें मिलेंगी। और फिर आगे बढ़ेंगे जनजाति के बारे में, हम देखेंगे कि जनजाति क्या है, और बाल कल्याण का क्षेत्र पहल कैसे हुआ है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसके बारे में देखेंगे। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, कल ही ख़त्म कर देंगे उसे भी, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1953 का, ये इसी पार्ट है, ये इसी का पार्ट है ये सब। चलिए आज के लिए बस इतना है।